Recording in progress. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेजोनेंस एंड डाइपोल। ये दो टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, रेजोनेंस का भी मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। रीजन, पूरा रेजोनेंस जो आपकी समझ में आएगा वो आएगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि वहां रेजोनेंस 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 यही चलेगा आपका जीओसी जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि रेजोनेंस मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। देखो बेटा, जो बॉन्ड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन से दो टाइप के होते हैं? एक होते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड और एक होते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, ठीक है। लोकलाइज्ड बॉन्ड, जो बॉन्ड अपनी जगह पर रहते हैं, जो कहीं नहीं जाते। अब बॉन्ड तो दिखते भी नहीं है, तो जाते हुए कहां से देखेंगे? एक्चुअल में बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व रहता है वो पेयर कहीं नहीं जाता है, वो एक जगह दो एटम के बीच में फिक्स है, तो हम उसे बोलेंगे लोकलाइज्ड बॉन्ड है। और अगर वह पेयर माइग्रेट कर रहा है, एक जगह से उठकर बाकायदा दूसरी जगह पहुंच जा रहा है, तीसरी जगह पहुंच जा रहा है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है। क्या है? डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। तो रेजोनेंस के अंदर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होता है। पहले तो मैं ये बता दूं, यहाँ डीलोकलाइजेशन होता है बॉन्ड का, यानी लोकलाइज्ड एक जगह फिक्स नहीं रहेगा, ये मूवमेंट करेगा। कैसे करेगा ये भी अपन को समझ में आएगा। देखिए इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया। अगर हम कार्बोनेट मॉलिक्यूल को लेते हैं CO3-2, कार्बोनेट मॉलिक्यूल को लेते हैं, तो इसमें एक कार्बन के एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा रहता है और दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगे रहते हैं, पर ऑक्सीजन की बैलेंसी तो 2 होती है। तो यहां पर हमने एक पर माइनस और दूसरे पर ये माइनस कर दिया, दोनों ऑक्सीजन पर एक एक माइनस चढ़ा दिया। क्या ये बात समझ में आ गई है? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब देखिए भाई, यहां पर कुछ लोगों ने ये कहा, सबसे पहली बात तो जब डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर यहां कौन आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी बेटा? ज्यादा हो जाएगी। सिंगल बॉन्ड से तो डबल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, तो यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई रहेगी। और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होती है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। क्या होती है? बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होनी चाहिए? लेस बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। जबकि इन दोनों में बॉन्ड लेंथ कैसी होनी चाहिए? लार्ज बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें कैसी होनी चाहिए? स्मॉल बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्मॉल बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अगर आप तोड़ते हो तो यहां पर ये दो ऑक्सीजन को तोड़ने में अलग एनर्जी देनी पड़ेगी और ज्यादा एनर्जी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को तोड़ने में आपको देनी पड़ेगी। पहली बात तो ये रही, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, कि क्या जरूरी है कि डबल बॉन्ड इसी ऑक्सीजन पे हो? डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर भी तो हो सकता है, और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पर भी तो नेगेटिव हो सकता है। तो कुछ ने कहा जरूरी है ऐसा हो? ये ऐसा भी तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे हो और ये दोनों ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड हो। देखो अभी बाय चांस की बात है कि ये तीनों यहां पर, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल है, पर रेजोनेंस में आगे पढ़ोगे आप अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को, तब ये वाली बात मेरी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी कि क्या कमी है, ठीक है। अब देखो ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर है। आपका वो क्यों अलग है? ये तो सेम है। आपको मालूम है कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है। और डायरेक्शन अगर इसकी चेंज होगी तो बहुत सारी चीजें चेंज होती है। हालांकि इस वाले स्ट्रक्चर में नहीं हो रही है, साफ बोल दूं, इसमें नहीं हो रहे हैं, पर रेफरेंस के तौर पर ले रहे हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन की बजाय अलग अलग एटम्स लगे हुए हैं, सपोज करो, या चलो ऑक्सीजन ही लगा, ठीक है।
तो उन्होंने कहा या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो उन्होंने कहा इसकी एनर्जी कुछ हो जाएगी E1, इसकी हो जाएगी एनर्जी E2 और इसकी एनर्जी हो जाएगी E3। ये एनर्जी कैलकुलेट करके देखी और ये माना कि ये तीनों की एनर्जी कैसी है, अलग अलग। कैसी है? अब ये बात हुई थ्योरेटिकली, कैसी बात हुई? और जब प्रैक्टिकली चेक किया गया तो प्रैक्टिकली में जो एक्चुअल मॉलिक्यूल था, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल था उसमें ये देखा गया कि तीनों की बॉन्ड लेंथ बराबर है। तीनों ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कैसी है? बराबर है। कैसी है? बराबर है। और बॉन्ड लेंथ तभी बराबर हो सकती है जबकि बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो। बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो तभी बॉन्ड लेंथ बराबर हो सकती है। ठीक है, तो जब उन्होंने तोड़कर देखा तो तीनों बॉन्ड एक से निकले। ठीक है, और तीनों पर नेगेटिव चार्ज है। तो उन्होंने कहा ऐसा तभी हो सकता है जब ये बॉन्ड, अब एक बॉन्ड को आप तीन जगह तो डिवाइड कर नहीं सकते हो, तो ये तभी हो सकता है जब ये एक बॉन्ड तीनों जगह प्रेजेंट है और ये डिवाइडेड हो। पर डिवाइडेड कैसे होगा भाई, एक बॉन्ड कैसे डिवाइडेड होगा? तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया डीलोकलाइजेशन का। उन्होंने कहा ये बॉन्ड अपनी जगह लोकलाइज्ड फिक्स नहीं रहता है, ये लगातार घूमता रहता है। ये लगातार घूमता रहता है और एक ही टाइम पर तीनों जगह पर मौजूद है। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बॉन्ड तीन जगह पर मौजूद है? तो फिर से देखो, पंखा, चलता हुआ पंखा देखो, एक ही फ्लैप एक ही टाइम पर सभी जगह है कि नहीं है? जब ये कम स्पीड से घूम रहा है तो यहां पर मौजूद है। तो यहां पर तो आपका ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डीलोकलाइज होगा, बहुत तेजी से होगा। जब बहुत तेजी से डीलोकलाइज होगा तो क्या ये एक ही टाइम पर तीनों जगह पर मौजूद नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? अब देखो, एक सिग्मा बॉन्ड की वजह से अगर हम देखें तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। इसका भी कितना हो जाएगा, 1। और इसका भी कितना हो जाएगा, 1। अब एक बॉन्ड तीनों जगह मौजूद है तो उसके तीन पार्ट करोगे ना, तो कितना हो गया, 1/3। और 1/3 मतलब होता है 0.3। तो 0.3 इसमें ऐड कर दो, 0.3 इसमें ऐड कर दो और 0.3 इसमें ऐड कर दो। तो हर एक का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.3। क्या हो गया, 1.3। ये हर एक का बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब जो चार्ज रहेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो हमारे पास कितने चार्ज थे हर एक स्ट्रक्चर में, देखो -2 चार्ज था। और -2 चार्ज कितनी जगह बट रहा है, तीन जगह बट रहा है। कितनी जगह बट रहा है? तो -2/3 से मिलेगा, -2/3 से मिलेगा और -2/3 से मिलेगा। और ये एक्चुअल स्ट्रक्चर निकल कर आया। ऐसा उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया, क्योंकि ये सब तो दिखते नहीं है, तो कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया कि भाई ऐसा कॉन्सेप्ट चलता हुआ, तभी आपकी ये बॉन्ड लेंथ बराबर हो सकती है, तभी बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इसकी एनर्जी उन्होंने निकाली, तो इसकी एनर्जी ई फाइनल मान लें या ई एक्चुअल मान लेते हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ये बना ई ए, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बना। और एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी देखी गई तो उन्होंने ये देखा कि एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी इन तीनों की एनर्जी से कम है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उससे ज्यादा एनर्जी है इन तीनों की। इसका मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना वो E1 से मिलता है, ना E2 से, ना E3 से मिलता है, किसी से नहीं मिलता है, उसकी एनर्जी इन सब से कम है। तो अब ये मान लो, क्या मान लो, इनमें से किसी एक की एनर्जी बताओ कि अगर हम ये मान ले कि सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, किसी की भी मान लो, बोलो किसकी मान ले, E1 की मान ले। अगर इसकी एनर्जी सबसे कम है तो E1 से भी कम एनर्जी होगी ER की। फिर सपोज करो E3 हो गया, फिर हमने ये मान लिया E2 हो गया। तो E1 जिसकी एनर्जी सबसे कम है उससे भी कम एनर्जी होती है एक्चुअल स्ट्रक्चर की। ER लिख दिया मैंने, EA लिख देता हूं। एक्चुअल स्ट्रक्चर की उससे भी कम एनर्जी होगी। और हमें मालूम है एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, स्टेबिलिटी के। तो अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकलता है, E1 में से माइनस कर दें EA को, तो जो एनर्जी का डिफरेंस निकलेगा, ये एनर्जी तो स्टेबलाइजिंग एनर्जी है। तो यही क्या कर रही है, यही क्या कर रही है, एक्चुअल मॉलिक्यूल को बना रही है। तो ये एक स्टेबलाइजिंग एनर्जी हो जाएगी। यही एनर्जी तो एक्चुअल मॉलिक्यूल को बना रही है, क्योंकि एक्चुअल मॉलिक्यूल में अगर हम इतनी एनर्जी दे दें, देखो EA में डेल्टा E को अगर हम EA में जोड़ दें तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, EA में कन्वर्ट हो जाएगा, E1 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? और E1 मॉलिक्यूल पाया नहीं जाता क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकल थे। पाया तो ये मॉलिक्यूल जाता ना, दिस इज द एक्चुअल मॉलिक्यूल। ये क्या है, एक्चुअल मॉलिक्यूल है, तो पाया तो ये मॉलिक्यूल जाता है।
तो उन्होंने कहा बनी बात है, ये एनर्जी स्टेबलाइज कर रही है, तो हम इसे स्टेबलाइजिंग एनर्जी कह सकते हैं। तो ये एनर्जी कहां खर्च हो रही है, E1 में से इतनी एनर्जी कहां निकल गई। तो E1 स्ट्रक्चर कैसा है, लोकलाइज्ड, इसमें बॉन्ड लोकलाइज्ड है, घूम नहीं रहे। और एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है, डीलोकलाइज। तो इसका मतलब ये एनर्जी किसमें काम आ रही है, डीलोकलाइजेशन करने में। इसलिए इस एनर्जी का दूसरा नाम हम क्या रख सकते हैं, डीलोकलाइजेशन एनर्जी। और ये खास टाइप का डीलोकलाइजेशन है, खास टाइप का डीलोकलाइजेशन है। इस टाइप का जो डीलोकलाइजेशन है ये रेजोनेंस में आ रहा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी भी कह सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये एनर्जी स्टेबलाइजिंग एनर्जी या डीलोकलाइजेशन एनर्जी या जो रेजोनेटिंग एनर्जी होती है, ठीक है, यही आपके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, एक्चुअल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, तो इन तीन से क्या मतलब है, तो ये तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझो कैनोनिकल स्ट्रक्चर को काहे से दिखाया जाता है, तो ये डबल साइडेड एरो से दिखाया जाता है, डबल साइडेड एरो से दिखाया जाता है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल ना ऐसा है, ना ऐसा है, ना ऐसा है। एक्चुअल मॉलिक्यूल इन तीन में से कैसा भी नहीं है, याद रखिएगा, एक्चुअल मॉलिक्यूल इन तीन में से कैसा भी नहीं है, ठीक है। पर इसमें इसके भी गुण है, इसके भी गुण है, और इसके भी गुण है। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि आप एक चलती हुई चीज को क्या कॉपी पे बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, मजबूरी है। चलती हुई चीज को कॉपी पे नहीं बना सकते हो, एक पेज पे नहीं दिखा सकते हो। एक तरीके से बना सकते हो कि वो बहुत सारे उसके पिक्चर बनाओ और तेजी से फर चलाते हुए ले जाओ, तो वो चलती हुई दिखाई देगी, है ना। मालूम है ना, वो एक इस टाइप की बुक बनती है कार्टून वाली, है। या तो हम इतने स्ट्रक्चर बनाए, अब एग्जाम में चलता हुआ दिखाना पड़ेगा, तो इतने इतने स्ट्रक्चर बैठ के बनाओगे तो एक ही क्वेश्चन कर पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब हमें चलती हुई चीज को, डीलोकलाइज चीज को हमें यहां पर दिखाना है, तो उसे दिखाने के लिए हमें ये तीनों लोकलाइज स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ता है। तो हम ये बताते हैं कि क्या बताते हैं, हम ये बताते हैं इसमें कि देखो एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ आ जाएगा, यानी बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा। मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर में ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, और ये भी मौजूद है, तीनों मौजूद है। मतलब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होंगे, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कैसे, जैसे अगर हम यहां पर बात करें कि अगर आपके घर पर कोई चोरी करने के लिए आया, आपने देख लिया, अब वो चोरी करके चला गया, अब आपको पुलिस को बताना है कि वो कैसा है। अब आप तो आर्टिस्ट हो नहीं, तो आप क्या बताओगे, जो आसपास मौजूद होंगे उसके हिसाब से बताओगे कि भाई जो चोर था, ठीक है, उसकी बॉडी ऐसी थी, उसकी शक्ल इससे मिलती थी, उसका रंग ऐसा था, उसके बाल ऐसे थे। तो आपने तीन चार लोगों की मदद से जो एक्सप्लेन किया उसे, तो क्या उन तीनों चारों में से कोई चोर है क्या, पर चोर के गुण हैं उसके अंदर, ठीक है। तो चोर में उन सबके गुण मौजूद हैं, लेकिन चोर कोई नहीं है उन चारों में से। तो वो जो चार जिनका रेफरेंस लेकर आप एक्चुअल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हो, उन्हें हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। तो हम इस एक्चुअल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। और ये किसकी हाइब्रिड है, इस रेजोनेंस की। ये रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, तो हम इन्हें बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और ऊपर वालों को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा गुण किसके होंगे इसके अंदर, जिसकी एनर्जी कम होगी, द स्ट्रक्चर विच हैज लेस एनर्जी हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द एक्चुअल मॉलिक्यूल। एक्चुअल मॉलिक्यूल में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगे, क्योंकि वो स्टेबिलिटी के ज्यादा करीब है। तो इवन की एनर्जी अगर सबसे कम है, तो इसके परसेंटेज कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा होंगे एक्चुअल मॉलिक्यूल, क्योंकि ये हकीकत के काफी करीब है, ठीक है। और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसके
उसके कैरेक्टर्स कम होंगे इसके अंदर। क्या ये बात समझ में आ गई है? नहीं आई? ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, यहां डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब डीलोकलाइजेशन दो के बीच में भी हो सकता है, तीन के बीच में भी हो सकता है, और उस हिसाब से बॉन्ड को हम बांटेंगे। अब जैसे देखो, हम एक बॉन्ड को लिखना जानते हैं, हम डबल बॉन्ड को लिखना जानते हैं, हम ट्रिपल बॉन्ड को लिखना जानते हैं। ठीक है, हम ट्रिपल बॉन्ड को भी लिख लेते हैं। मैं आपसे कहूं 1.5 बॉन्ड बनाओ, तो चलो आप वो भी बना लो, एक पूरा बना एक आधा। अब मैंने कहा 1.3 बॉन्ड बनाओ, तो अब एग्जामिनर थोड़ी स्केल लेकर नापेगा, हाँ भैया 1.3 आ गया, 1.4 आ गया, 1.5 आ गया, तो आप इस बॉन्ड को नहीं दिखा सकते हो ना, तो आप शो नहीं कर सकते हो उस बॉन्ड को, फ्रैक्शनल बॉन्ड को। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया, ये अपने आप ही बता देगा कि एक बॉन्ड है जो 3 जगह घूम रहा है, तो हर किसी में कितना मिल रहा है, 0.3 मिल रहा है। तो इसलिए हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ी, इसलिए हमने रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को यहां पर उठाया। समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है? और आगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब और समझ में आएगा। अब मेन बात यह है कि रेजोनेंस कहां होता है, क्या हम किसी भी बॉन्ड को पकड़ के घुमा दें क्या? तो रेजोनेंस की भी कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं जरा समझिएगा। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि रेजोनेंस में होता क्या है। इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस देयर इज डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन हो जाता है किसका, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड जानते हो ना, जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है ना। तो जब हम यहां पर क्या करते हैं, अब शिफ्टिंग नहीं करें, हम डीलोकलाइजेशन, एक जगह से उठकर ही बॉन्ड दूसरी जगह चला जाए, उसके पेयर चले जाए, तो उसे हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। तो रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, वो भी किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब रेजोनेंस कहां पर कराएंगे, तो रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन होती है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई रेजोनेंस की, देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। अब हम ये देखेंगे रेजोनेंस कहां होगा, कहां होगा, तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो पहली जो कंडीशन होती है वो होती है कि यहां पर एक कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए या कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ये क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, बहुत अच्छे से समझ लेना, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड, ये पहली कंडीशन है। मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड। एक मल्टीपल बॉन्ड हो, बीच में एक सिंगल बॉन्ड और फिर एक मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कैसे, और ये कोई जरूरी नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में हो, किसी भी चीज के बीच में हो सकता है। इसीलिए मैंने ये लिखा, मैं कार्बन वगैरह नहीं लिख रहा हूं। अक्सर बंदा ये सोचता है कि भाई रेजोनेंस जो होगा वो कार्बन कार्बन के अंदर होगा, ऐसा नहीं होना है। ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड डी, ये सब एक से भी हो सकते हैं, ए करके भी लग सकते हैं, बी बी करके भी, या अलग अलग भी एटम हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, ए ट्रिपल बॉन्ड, बी सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड डी, या फिर ए डबल बॉन्ड, बी सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड डी, कोई भी कंडीशन हो सकती है। कुल मिलाकर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम। जो दूसरी कंडीशन होती है, ये हुई पहली कंडीशन। जो दूसरी कंडीशन होती है रेजोनेंस की, जहां रेजोनेंस देखने को मिलेगा, वो कंडीशन होती है क्या, कि अगर आपके पास, समझना, ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ठीक है,
ये जो मल्टीपल बॉन्ड एटम होता है, इन्हें भी हम पोजीशंस देते हैं। क्या पोजीशंस देते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे हम इससे बोलते हैं विनाइलिक, अगर कार्बन है तो विनाइलिक कार्बन कहेंगे, नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से तो विनाइलिक नाइट्रोजन कहेंगे। इस पोजीशन को मल्टीपल बॉन्ड वाले, मल्टीपल बॉन्ड वाला जो एटम है उसे हम बोलते हैं विनाइलिक। और मल्टीपल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला जो होता है, और दूर नहीं जाना, नहीं तो सोचो कि ये वाला, ये नहीं होगा। मल्टीपल बॉन्ड के क्या जस्ट बगल वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं? अगर यहां भी एक सिंगल बॉन्ड से कोई लग रहा है एम, तो ये भी क्या है? एलाइलिक है। मल्टीपल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक। क्या कहेंगे? तो ये पोजीशंस हैं, ये एलाइलिक पोजीशन है। जैसे मैं यहाँ क्लोरीन लगा दूं और यहाँ सब कार्बन लगे हुए हैं, तो हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक क्लोराइड। मतलब क्लोरीन किस पे लगा है? एलाइलिक पोजीशन पे लगाया हुआ। एलाइलिक पोजीशन मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला। समझ में आ गई बात? एक ही बात है, मल्टीपल बॉन्ड के बगल वाला वो आपका एलाइलिक होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, ये जो है आपका कौन सा? एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन पर देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, या क्या हो, लोन पेयर हो। क्या हो? लोन पेयर हो। समझना बात को बहुत अच्छे से। नेगेटिव चार्ज कहीं भी आएगा तो वहां लोन पेयर अपने आप ही मौजूद होगा। तो नेगेटिव चार्ज कह लो या लोन पेयर कह लो, एक ही बात है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कह लो या लोन पेयर कह लो, एक ही बात है। ये दोनों एक ही बात होती है। जहां नेगेटिव चार्ज है वहां लोन पेयर होगा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां लोन पेयर होगा वहां नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है। जहां नेगेटिव चार्ज है वहां पर लोन पेयर होगा ही होगा। क्लियर? लेकिन जहां लोन पेयर है वहां नेगेटिव चार्ज हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो एलाइलिक पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, या फिर फ्री रेडिकल हो, तो वहां पर रेजोनेंस होगा ही होगा। वहां क्या होगा? रेजोनेंस होगा ही होगा। ठीक है, वहां रेजोनेंस होगा ही होगा। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन। तो जैसे इसके कुछ एक एग्जांपल देखें। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या बेंजीन के अंदर, ये बेंजीन होता है, 6 कार्बन लगते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखा दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ सभी जगह कार्बन लगे हुए हैं और सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। मुझे बताइए, क्या यहां रेजोनेंस है कि नहीं है? सोचना पड़ रहा है। अरे देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अरे बहुत ही बेहतरीन रेजोनेंस है भाई। मिनिमम रेजोनेंस कैसा होना चाहिए कॉन्जुगेट सिस्टम के हिसाब से? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसके आगे चलेगा तो उसे कंटिन्यूअस कंजुगेशन कहेंगे। और वही अगर गोले में हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट कॉन्जुगेशन कहलाएगा। है तो कॉन्जुगेशन ही। ठीक है, बात समझ में आई है? तो यहां पर क्या होता है? यहां पर रेजोनेंस मौजूद होता है। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? ये बेंजीन है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ठीक है, इस बेंजीन को हम और कैसे बना सकते हैं? सिंपली ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे कैसे दिखा सकते हैं? जब इसका ये बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो ये बॉन्ड यहां भी होगा और ये बॉन्ड यहां भी होगा। अब यहां पर जो बॉन्ड था वो यहां भी होगा, ये बॉन्ड यहां भी होगा और ये बॉन्ड यहां भी होगा। समझ में आ रही है बात? तो अब इतना टाइम ना वेस्ट करके, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बहुत जल्दी जल्दी बनाने पड़ते हैं, तो हम सिंपली गोला खींच देते हैं इसके अंदर, बेंजीन के अंदर। तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है? चलिए, अब जैसे मैंने ये बोला, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन,
ठीक है, क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? होगा, बिल्कुल होगा। और रेजोनेंस होगा तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बनेंगे। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर को डबल एरो से दिखाया जाता है। और वो कैसे बनेंगे? तो वो ऐसे बनते हैं कि ये वाला पेयर कहां चला जाता है? यहां चला जाता है। कहां चला जाता है? यहां चला जाता है। और ये पेयर कहां चला जाता है? यहां चला जाता है। तो देखो कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो ये बनता है कि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। यहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म है। अब देखना बेटा, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में इन दोनों को देखकर डिसाइड करेंगे हम क्या होगा। तो देखो, क्या फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? बिल्कुल आपको इसमें दिखाई दे रहा। क्या सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? बिल्कुल इसमें दिखाई दे रहा है। क्या थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको। तो देखो सभी कार्बन के बीच में क्या आ गया? तो डबल बॉन्ड को यहां भी लगाना है, यहां भी लगाना है, यहां भी लगाना है आपको। ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ गई ये बात कि नहीं आई है? ठीक है। और रेजोनेंस में बस इतना ही समझो, क्योंकि इसके एरो चलाना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज के साथ में जब रेजोनेंस होता है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं? सिंगल एरो यूज करते हैं। नेगेटिव चार्ज के साथ होता है, लोन पेयर के साथ होता है, डबल एरो सिस्टम यूज करते हैं। एरो के शोर घूमेगा, बॉन्ड पर जाएगा कि एटम पर जाएगा, ये सब कुछ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। तो अभी हम रेजोनेंस को बस इतना ही समझते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है वो होता है डायपोल मूवमेंट। क्या होता है? और डायपोल मूवमेंट किस चीज के बारे में बताएगा? तो ये हमें बताएगा, तो पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा डायपोल और फिर पढ़ना पड़ेगा डायपोल मूवमेंट। तो ये हमें बताएगा मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। तो हम ये क्यों जानना चाहते हैं मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है? क्योंकि देखो एक रूल होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हमारे आयनिक कंपाउंड है तो वो पोलर कंपाउंड के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर के अंदर नहीं होते। तो अगर पोलर है तो अब दो पोलर अगर मैंने लिक्विड्स लिए तो दोनों की पोलैरिटी सेम तो नहीं होगी, एक की पोलैरिटी ज्यादा होगी और एक की पोलैरिटी कम होगी। तो अगर हमारा आयनिक कंपाउंड जो कि पोलर होता है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल होगा, तो जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी उसमें ज्यादा सॉल्युबल होगा और जिसकी पोलैरिटी कम होगी उसमें कम सॉल्युबल होगा। तो अब हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सा कंपाउंड पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है? तो ये सब हम किससे पता लगाएंगे? डायपोल मूवमेंट से पता लगाएंगे, जिसे हम लोग कहाँ सीखेंगे? अब कहा कब सीखेंगे? कल। ठीक है, चलिए, थैंक यू।